हमारे साथ देव जी हैं और इनको तिरुपति के नाम से भी जाना जाता है। सरेंडर किया है इन्होंने तेलंगाना में, मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। हम इनसे जानते हैं, आप बताएं, आपने अब सरेंडर किया है, सबसे पहले तो आप अपनी अंडरग्राउंड जर्नी के बारे में बताएं। करीब मेरे को लगता है 4 दशक से ज़्यादा आप अंडरग्राउंड रहे, छात्र जीवन में आपने संगठन ज्वाइन किया, तो ये पूरी जर्नी के बारे में अगर आप थोड़े से बताएं हमें संक्षेप में। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि मैं सरेंडर नहीं हुआ हूँ। ये बात आपके जरिए स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने मतलब कुछ कारणों के चलते जंगलों से बाहर आकर कहीं कुछ दिन तक रहकर पार्टी को समन्वय करेंगे ऐसा सोचकर बाहर निकले थे। तब बीच में ही तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट किया। तो अरेस्ट करने सरकार कहती है सरेंडर है, आप कहते हैं कि अरेस्टिंग हुई थी। अरेस्ट होने के बाद फिर ये निर्णय लेना पड़ा कि आज की स्थिति में एक नैतिकता के आधार पर देखने से जाके जेल में बैठना है, नैतिकता के हिसाब से। लेकिन उसे पार्टी के लिए, मूवमेंट के लिए आज की विशेष परिस्थिति में क्या कुछ फ़ायदा होगा क्या, मेरा बातें, मेरा सोच कैडरों को, जनता को बताने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा पूरा का पूरा। तो उसे आंदोलन के लिए, हमारा क्रांतिकारी आंदोलन के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। ऐसे में मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ा। इसे कोई मतलब विरोध कर सकते हैं, इसे ये तो धोखा करके बोल सकते हैं। धोखा का डेफिनेशन क्या है, वो अर्थ में ये धोखा नहीं है करके मैं मान रहा हूँ। तो कल जाके जनता ही अंतिम निर्णय लेगा। ये धोखा होता है कि जनता की भलाई के लिए, क्रांतिकारी आंदोलन को पुनर्निर्माण करने के लिए जो निर्णय मैं लेकर जनता के बीच में जाना चाहता हूँ, इसके बारे में कल जनता ही अंतिम निर्णय लेगा। तो इसी अर्थ में मैंने इसको सरेंडर करके नहीं मान रहा हूँ। एक विशेष परिस्थिति में फिर से क्रांतिकारी आंदोलन को खड़े करने के लिए मतलब खुला रूप में रहकर काम करने की निर्णय लिया हूँ। आपने धोखे की बात करी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा होता रहा बस्तर में भी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो लोग भी इस पूरे गतिविधियों को, माओइस्ट मूवमेंट को फॉलो करते रहे हैं, पत्रकार हो, सिविल सोसाइटी हो, उन्होंने ये भी आपके ऊपर आरोप लगाए कि जो हिडमा की मौत हुई उसमें भी आपका रोल था, आपका था। हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में कुछ जो भी सच्चाई है वो स्पष्ट। वो जरूरी है, वो तो अच्छी बात है। क्योंकि हिडमा ने क्या किया कि हमने सितंबर में एक निर्णय लिया कि आज की कगार की हमलों से बचने के लिए अपन कई सारा दावपेच को अपनाएंगे। उसमें एक दावपेच के तहत कुछ दिन तक कुछ लोग जाके बाहर कुछ दिन तक शेल्टर लेके रहना, ये हमारा लिया हुआ निर्णय है। तो उसके तहत उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक बात सामने रखा है कि मेरा एक चैनल है, वहाँ जाके मैं कुछ दिन तक रह सकता हूँ। तो तब मैंने उनसे पूछताछ किया कौन है क्या है करके। तो उन्होंने बोले कि मुझे 2-3 लोग परिचय है, वो लोगों ने, उनमें से एक मुझे 6-7 सालों से सप्लाई लेके आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने एक प्रश्न पूछा, तो इतना 6-7 सालों में वो कभी बीच में पकड़ा गया क्या, अरेस्ट हो गए क्या, बोला, मैंने पूछा तो उन्होंने नहीं बोला। तो मुझे शक है कि कई सारे लोग मतलब 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर सप्लाई काम करने वाले अरेस्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने क्यों अरेस्ट नहीं हुआ। तो इसमें कुछ दाल में काला है, तो मुझे शक लग रहा है, तो आप वो चैनल को छोड़ दो, ऐसा मैंने उनको समझाता आया। करीब 1 महीना तक मेरा और उनके बीच में और हमारा 2-3 लोगों के बीच में चर्चा चलते रहा। लेकिन वो बार बार मुझे ही समझाने की कोशिश की कि आपका आंकलन वास्तविकता से मेल नहीं खा रहे हैं। मुझे उनके ऊपर काफ़ी भरोसा है, मैंने बहुत कुछ लोगों को उनके यहाँ भेजा हूँ, ट्रीटमेंट कराया हूँ, वो लोग कुछ नहीं हुआ। और अंत में नहीं फिर से एक बार सोचो बोलने से, ठीक है आप बार बार मुझे सुझाव दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने मेरे पत्नी को वहाँ भेज के रखा हूँ। उनके यहाँ से लेटर मंगवाऊँगा, क्या है वहाँ के हालचाल, उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा उनके जरिए लेटर लिखवा के लाऊँगा, तब आपके साथ चर्चा करूँगा। तो ये बात उनको राजे को लिखने के बाद राजे ने उनको लेटर लिखा कि ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये लोग डाउट करने लायक है। तो फिर से मुझे मेरे पास आए, देखिए फिर राजे ने, मेरे वाइफ ने भी ऐसा लिखे हैं, तो आप तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपका आंकलन ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मजबूरी में मैंने, ठीक है फिर मैं तो सुझाव देते आ रहा हूँ, तो आप तो मुझे समझा रहे कि फिर देखिए फिर आप
आपका ही निर्णय अंतिम होगा। मैं तो बार बार मेरा जिम्मेदारी के हिसाब से मैंने सुझाव दे रहा हूँ, तो मेरा सुझाव को तो आप वो वास्तव नहीं है करके बोल रहे हैं। फिर जाइए करके मैं भी मतलब हो सकता है करके एक दुविधा हो गए, दुविधा उत्पन्न हुआ मुझे। सही में मैं एक मैंडेट के रूप में बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे ही दुविधा उत्पन्न हुआ। मैं बार बार इतना बार समझाने से भी नहीं, आपका आंकलन सही नहीं है, गलत है, आप ज़्यादा सोच रहे ऐसा करके बार बार बता रहे ना, फिर हो सकता है मेरा आंकलन गलत हो सकता है। ऐसा मैंने मतलब ठीक है करके मानना पड़ा। तो तब जाके उन्होंने गए तो अंत में साबित हुआ कि वो ऑलरेडी वो इंटेलिजेंस वाले आदमी हैं सर, फिर पकड़ लिए। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? वो बहुत बड़ा क्षति है ना जी, हिडमा का लड़ाई, उड़ीमा को खो जाना, हमारा बसवराज को खो जाना, ये तो बहुत बड़ा क्षति है अपना लड़ाई के लिए। एक और चर्चा बार बार हो रही है कि पिछले 3 से 4 दशक की जो आइडियोलॉजिकल फाइट रही है, जिसमें हिंसा का मार्ग आप लोगों ने चुना, कई सारे लोगों, हजारों लोगों की जान गई है, कई सारे सिपाही और आर्मी के लोग, सीआरपीएफ के लोग, राज्य पुलिस के लोग मारे गए हैं। ये माना जाता है कि आइडियोलॉजिकली जो आइडियोलॉजी है वो फेल हो चुकी है और शांति की राह या कानून के तहत अपने हक की मांग करना ज़्यादा जायज़ और वाजिब आज की परिस्थिति में। आप इस पे कितने सहमत हैं? नहीं, देखिए हम तो मतलब हमारा दस्तावेज में ही लिखे हैं, जहाँ तक संभव हो लीगल कानूनी दायरा में संघर्ष चलाना, लेकिन साथ साथ लीगल और कानूनी दायरा में जब मौका नहीं रहेगा, उसे हल नहीं होगा, तब इलीगल गैर कानूनी तरीका से गुप्त रूप से भी अपने संघर्ष को चलाना। हमने एक नीतिगत मामले पे देखा जाने से हमने स्पष्ट है इस मामले में, अगर मान लो लीगली तौर पर, खुला तौर पर अपन हमने एक मुद्दा उठाए तो हल होने से हमने गैर कानूनी रास्ता नहीं चुनते हैं, हथियार भी नहीं पकड़ते, तो मजबूरन जहाँ जहाँ मतलब कानूनी दायरा में, उदाहरण के लिए मूलवासी बचाओ मंच, वो पूरा का पूरा वो हमने संविधान को मानेंगे, संविधान की दायरा में, संविधान से निकलने वाले वो कानून की दायरा में रहकर ही काम करेंगे, ऐसा स्पष्ट ऐलान किए। फिर भी कोई फैब्रिकेटेड माओवादियों का पैसा पकड़ा गया। अरे माओवादियों का पैसा पकड़ा जाने से वो आधार होता है क्या? वो सही में माओवादियों का पैसा है कि क्या नहीं, क्या है? वो लोग सही में कोई बंदूक उठाए क्या, तोड़फोड़ की है क्या, कोई पुलिस को मारा है क्या, कोई आदमी को एनिलेट की है क्या? ये तो आधार होना चाहिए ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रतिबंध करने के लिए। तो इसलिए मजबूरन हथियार पकड़ना पड़ा, मजबूरन गैर कानूनी रास्ता को चुनना पड़ा। मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई, आपके साथियों के साथ आपने मुलाकात, क्या चर्चा हुई? वो जरूर जरूर आप इस बारे में इसे फोकस करके बताना पड़ेगा। हम मुख्यमंत्री से जाके कोई इलीगल डील, कोई गुप्त डील करने के लिए नहीं गए, उनका पार्टी में जाने के लिए डील करने के लिए नहीं गए, नहीं तो कोई हमें आने वाले कल की इलेक्शंस में हमें सीट दो, इस तरीका का गुप्त अनैतिक डील करने के लिए नहीं गए। हमने स्पष्ट रूप से बोले है कि हमारा पार्टी के ऊपर प्रतिबंध हटाना, हमारा पार्टी को कानूनी मान्यता देना। तब उन्होंने बोले नहीं, ये तो राज्य की दायरा की बात नहीं है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का दायरा में आने के बावजूद भी यूएपीए के तहत आपका पार्टी को केंद्र सरकार ने प्रतिबंध किया, तो ऐसे में केंद्र सरकार के दायरे पे चले गए। तो उसे सुनकर हमने क्या बोले, एक डिबेट चलता रहा। तो ये मुद्दा मतलब आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप उनके होम अमित शाह के यहाँ ये मुद्दा उठाइए। हमने एक माओवादी पार्टी के नेता लोग आके आपने सामने रख रहे हैं ना जी एक पॉलिटिकल डिमांड, तो आप वही मुद्दा उठाइए, ऐसा उन लोगों के पास रखा। तब वो लोग बोले हैं कि नहीं, अगर एक तरफ हथियार पकड़ते हुए एक तरफ कानूनी मान्यता देना है तो नामुमकिन है। तो ऐसे में हमने फिर से हमारा तरफ से मैं बोला कि अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सच्चाई में, ईमानदारी से हमारा पार्टी को लीगल पार्टी का मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, ऐसा अगर आप लोग हामी देने से, आश्वासन देने से, तुरंत ही हमने ऐलान करेंगे, खुले रूप से स्टेटमेंट देंगे कि हमारा पार्टी को सरकार ने मान रहा है कि एक लीगल पार्टी का रूप में मान्यता देंगे। तो ऐसे में अपना पीएलजीए को वाइंड अप करेंगे। पीएलजीए करके आर्म्स लिंक का कोई जरूरी नहीं है, ऐसा हमने डिक्लेयर करेंगे। ये बात को उन्होंने
ना समझ कर क्या बोला देव जी ने, पार्टी को ही रद्द करेगा। पार्टी को रद्द करने का डिमांड नहीं रखे, पार्टी को लीगल पार्टी के रूप में सशस्त्र आंदोलन आप छोड़ने की बात कह रहे हैं। अगर सीपीआई माओइस्ट को सरकार एक राजनीतिक दल की तरह से मान्यता दे, हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब तक हथियार आप लोग लेकर चलते रहेंगे इसकी गुंजाइश नहीं है। तो क्या नहीं लगता कि एक विश्वास के दायरे में रहकर जो भी आपके अंडरग्राउंड कैडर्स या साथी हैं उनको आप अपील करें कि हथियार छोड़ें या स्थगित करें हिंसा को, और फिर हम सरकारों से बातचीत कर इसको खत्म करें। स्थगित करने के बाद तो हम मार्च के बाद तो हमारा एक तरफा स्थगित करने का ऐलान भी दिए, स्थगित करके भी रखे थे। खुद हमारे महासचिव ने जब जिंदा था तो उन्होंने स्थगित करने का आदेश दिया। हमारा लोगों ने सच्चाई में ग्राउंड लेवल पे जहाँ मतलब आईईडी लगाए थे उसको डिफ्यूज करके रखे थे, जानबूझकर डिलिबरेटली कहीं पुलिस के ऊपर हमला नहीं किए थे, तब भी नहीं माने हैं ना जी। तो बिना ये लोगों के आश्वासन आप हमें ये प्रक्रिया को शुरू कर रहे, कम से कम ये बात तो आश्वासन दो, तब इस बात के ऊपर आधारित होकर हमने खुले तौर पर ऐलान करेंगे कि भाई देखिए राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक प्रक्रिया को चालू करने के लिए हमें आश्वासन दे रहे हैं। शुरुआती प्रक्रिया में ही है सही में, तो इसके ऊपर आधारित होकर अपन हथियार छोड़ेंगे, ऐसा हम आह्वान देंगे, है ना जी। हम तो ये जब से मतलब पीस टॉक्स का मुद्दा उठा तब से ही हमने जनता की फायदा के लिए, जनता की भलाई के लिए खून ना बहना चाहिए ऐसा मानकर हमने पॉजिटिव तरीका से आगे बढ़ा, लेकिन इस मुद्दे को तो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपने बात की कि आप पहले से तैयार हैं और टॉक्स के लिए, जो हथियार छोड़ने के लिए एक डेडलाइन की घोषणा केंद्र सरकार ने कर रखी है। हम डेडलाइन के काफ़ी करीब हैं। हम जब बातचीत कर रहे हैं कुछ ही सप्ताह बाकी है उस डेडलाइन का। उस डेडलाइन के बारे में आपकी क्या सोच है? उसके बाद क्या आपको लगता है परिस्थितियाँ क्या होंगी? ठीक है, इसके पहले ये बात को जवाब देंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री के यहाँ जाके क्या मुद्दा उठाए बोलने से मेन एक मुद्दा बताए, फिर बाद में इसके साथ साथ सेकंड मेन मुद्दा ये उठाए कि जितने भी देश भर में जेलों में बंदी है हमारा पार्टी कार्यकर्ता हो, नेता लोग हो, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वाले हो, सभी लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मान्यता देकर छोड़ देना चाहिए। ये मुद्दा उठाया हमने, ये दो मुद्दा उठाए। फिर हमें इंटरोगेशन करने के लिए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी वाले भी आए, उनके जरिए होम मंत्री के सामने ये मुद्दा रखिए, ऐसा भी रखिए। ये है बात, दो मुद्दा, ये बात आप फोकस करना चाहिए। फिर बाद में जो टाइम पीरियड डेडलाइन करके जो बोल रहे हैं ना जी, ये डेडलाइन का बारे में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए ये बात अगर हमारा पार्टी को लीगल पार्टी के रूप में मान्यता नहीं देंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोग तो रहेगा ही, तो इसलिए डेडलाइन के अंदर होगा ना होगा ऐसा भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। आखिरी सवाल, गणपति को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, आप काफ़ी करीब से उनके साथ जुड़े भी रहे। छात्र कहा जाता है कि छात्र जीवन के दौरान आप गणपति के साथ रहे और जंगलों में गए, आपको कई सारी जिम्मेदारियां मिली। उनके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और क्या लगता है कि उनको भी सरकार से बातचीत करने के लिए आगे आना चाहिए? नहीं, वो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, वो अभी मौजूदा स्थिति में वर्तमान में कहाँ है कोई किसी को पता नहीं। वो खुद हमने लिया हुआ निर्णय, उनके बारे में सिर्फ सेक्रेटरी तक ही सीमित करना, उनका सुरक्षा के बारे में कहाँ रखना कहाँ नहीं रखना, जो बसवराज दादा था ना उन तक ही सीमित करके रखना। तो ऐसे में कोई किसी को जानकारी नहीं है, ऐसे में वो ऐसा बातें कहे ऐसा करके उन्हें बताने के लिए भी मौका नहीं है। वो तो टेक्निकल कारण है, पॉलिटिकल एंगल से देखने से हमने जाके मुख्यमंत्री जी के सामने रखे, उनके जरिए केंद्रीय होम मंत्री के सामने ये बातें रखी, तब कोई भी गणपति हो कोई भी मान सकते। ये बात कहे बगैर, ये बात माने बगैर, आश्वासन दिए बगैर गणपति को ये बात बोलो, उनसे क्या कुछ ऐसा बुलवा सकते हैं क्या? तो कोई बेसिस नहीं रहेगा ना। ठीक है, आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें एनडीटीवी को के दर्शकों को, कुछ अपनी तरफ से आप अपील अपने साथियों को करना चाहें
या क्योंकि अब वायलेंस का एक लंबा दौर आपने देखा है, और आप अब ये भी बात हो रही है, हमारी अभी आपके बाकी साथियों से भी बात हो रही थी कि हमको अब समाज में रहकर जनता के हितों की बात, उनके समस्याओं की लड़ाई कानूनी दायरे में रहकर करनी चाहिए। इस पे आप क्या कितने सहमत हो, क्या कहना चाहेंगे आप? वही हम जो बातें मुख्यमंत्री बार बार मैं यही दोहराना चाहता हूँ, हमने आज की स्थिति में लीगल फ्रेमवर्क में काम करेंगे। हमारा पार्टी को एक लीगल पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से मान्यता देना है। ये मुद्दों को लेकर हमने संघर्ष करेंगे। ये बात तो मतलब सब जनता को, हमारे कैडरों को भी यही तो बताने वाली बात हो गई ना। अलग से फिर विशेषकर दूसरा कुछ बताने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।